हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर में, वो हम बात कर रहे थे किसकी, लोड फैक्टर और शेप फैक्टर के बारे में। हमने पढ़ा था कि शेप फैक्टर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल लिया था, वो लिया था एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन का, और उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से शेप फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये इस तरीके का एक हमने आई सेक्शन लिया था, और इस आई सेक्शन के अंदर हमने देखा था कि शेप फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। तो वापस से हम इसकी आगे की प्रोसेस देखेंगे। इसकी जो ओवरऑल डेप्थ जो हमें दे रखी थी, वो दे रखी थी 400 mm। जो थिकनेस ऑफ वेब थी, ये हमें दे रखी थी 8 mm। ठीक है। जो हमें थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, वो हमें दे रखी थी 10 mm। और जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है, वो हमें दे रखी थी 150 mm। तो इस तरीके से ये हमें क्रिटिकल आई सेक्शन दे रखा था, और हमसे कहा था कि आप इसके अंदर लोड फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। प्लास्टिक मूवमेंट हमने कल फाइंड आउट कर लिया था, और आज हम जो फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि हम शेप फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। तो कल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो हमने प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखा था, इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने कल निकाल लिया था, और वो जो हमारा आया था लास्ट लेक्चर में, वो हमने, और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें वैल्यू दे रखी थी, वो इस तरीके से दे रखी थी कि हमें जो एफ वाई की वैल्यू जो हमें दे रखी थी, वो दे रखी थी 275। ये हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। और इस तरीके से ये क्रिटिकल आई सेक्शन था, जिसमें हमने न्यूट्रल एक्सिस को इसके सेंटर से मान लिया था। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था, और हमने इसे 3 एरियाज में डिवाइड कर लिया था, A1, A2, और इसको मैं नाम दे देता हूँ A4, और इसको नाम दे देता हूँ मैं A3। और ये जो इसकी विड्थ है, ये कितनी है, ये 8 mm है। ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था, और इसको मैंने 4 एरियाज में डिवाइड कर दिया है। कल जो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट कर लिया था, वो हमने इसका इलास्टिक मूवमेंट की वैल्यू हमने कल फाइंड आउट कर ली थी। वो मैं आपके सामने एक बार वापस से लिख देता हूं। जो हम कल हमने इलास्टिक मूवमेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो एम ई की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी, वो हमने फाइंड आउट की थी कितनी, 207.2 किलो न्यूटन। ये वैल्यू हमने कल फाइंड आउट कर ली थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक मूवमेंट की। आज जो हम इसमें निकालेंगे, वो हम इसमें प्लास्टिक मूवमेंट MP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो हम इन दोनों वैल्यूज से इसका क्या निकाल लेंगे, हम इसका शेप वेक्टर की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर प्लास्टिक मूवमेंट की बात करूं, तो मैंने कहा हमने इसे कितने एरियाज में डिवाइड कर लिया, 4 एरियाज में इक्वली डिवाइड कर लिया, जिनको हमने नाम दे दिया है A1, A2 एंड A3 एंड A4। तो हम चारों एरियाज की कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले, और उनके लिए जो ये डेप्थ y जो हमने कैलकुलेशन में काम में ली थी, जो आउटर मोस्ट फाइबर से जो इसकी डेप्थ है y, मतलब ये जो डेप्थ है y, ठीक है। इन चारों के लिए अलग अलग y की डेप्थ की वैल्यू के लिए हम एरिया और y की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम A1 की। A1 की बात करें, तो A1 हमारा कितना होगा, 150 इंटू 10। ये हो जाएगा हमारा 150 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1500 mm स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा A1। अगर मैं इसके लिए Y1 की बात करूं, तो y1 कितनी होगी, ये 400 है, तो यहां से लेके यहां तक, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की ये टोटल की बात करूं, तो ये हो जाएगी 200 mm। और 200 mm के लिए अगर मुझे y1 निकालनी है, तो इसके न्यूट्रल एक्सिस से, मतलब यहां से कैलकुलेट करूंगा, तो 200 में से ये हाफ 5 चले जाएंगे, तो कितनी बचेगी, 195 mm। ये आ जाएगी y1 की वैल्यू। अगर A2 की कैलकुलेशन करें, अगर A2 की कैलकुलेशन करें, तो ये A2 कितना होगा, 200 में से 10 जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 190 इंटू 190 बचेगा इंटू इसकी थिकनेस कितनी है, 8। तो अगर यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास y2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1520 mm
स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं y2 की बात करूं, A2 के लिए अगर मैं y2 की बात करूं तो y2 कैसे आएगी? y2 ऐसे आएगी कि ये हमारी कितनी है, ये 200 में से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है 190, तो हम कर देंगे 190 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास ये y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95 mm। अब हम बात करते हैं A3 की, तो A3 की अगर हम बात करते हैं तो ये एरिया 3 किसके बराबर है, A2 के, तो मैं यहां से लिख दूंगा A3 बराबर A2 बराबर Y1 Y2 बराबर Y3, इस तरीके से होगा। ये चीजें बराबर होंगी ना, ये तो इसके बराबर होगा, एरिया तो इसके बराबर होगा, और Y2 किसके बराबर होगा, Y3 के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, जो एरिया है A2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, A2 की वैल्यू भी उतनी होगी 1520 mm स्क्वायर, और जो Y3 की वैल्यू है वो भी कितनी होगी, Y3 की वैल्यू भी कितनी होगी, 95 mm। तो इस तरीके से जो A2 है वो A1 के बराबर है और Y3 है वो Y2 के बराबर है। अब बात करते हैं हम A4 की, तो A4 इस फ्लेंज का एरिया इसके बराबर है, सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो A4 किसके बराबर होगा, A1 के, और Y4 किसके बराबर होगा, Y1 के। तो यहां से अगर A4 की बात करें, अगर A4 की बात करें तो A4 का मान क्या होगा, जो A1 का मान है 1500 mm स्क्वायर, और Y4 का मान कितना होगा, जो Y1 का मान है कितना, 195 mm। अब देखो हमें A1 A2 A3 A4 Y1 Y2 Y3 Y4 मिल गए। अब हम क्या निकालेंगे, Z, और Z को जो हमने बोला था, Z को हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो Z है वो है क्या, प्लास्टिक मॉड्यूलस। हमने Z को क्या बोला था, प्लास्टिक मॉड्यूलस। अगर मैं प्लास्टिक मॉड्यूलस का फॉर्मूला पुट करूं तो हमारे पास जो Z का फॉर्मूला है, Z का वो फॉर्मूला होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 प्लस A4 Y4, इन सबका तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन करके, और इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो Z निकालने का फॉर्मूला होता है। तो Z के लिए अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं इन सब की, तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है A1 Y1 और A3 Y3 की वैल्यू सेम है, तो मैं इन दोनों में से 2 को तो क्या ले लेता हूं, कॉमन, तो 2 को तो कॉमन ले लेते हैं, और जो वैल्यू बची उनको पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 1500 इंटू 195 प्लस 1500 इंटू 195 और 1520 इंटू 95, 1520 इंटू 95। तो यहां से जो हमारे पास Z की वैल्यू आएगी, जो यहां से हमारे पास Z की वैल्यू आएगी वो आएगी 873800, 873800। Z इक्वल टू आ जाएगा 873800, और ये किस में आएगा, किस में आएगा, एरिया है, mm स्क्वायर को mm से हम जोड़ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा mm की पावर क्यूब में। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, प्लास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू निकाल लेंगे। हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये जो Z है ये क्या है, ये हमारा प्लास्टिक मॉड्यूलस है। अब हमें प्लास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू मिल गई। अब अगर हमें प्लास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू मिल गई तो हम प्लास्टिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला पुट करते हैं, हमें पता है प्लास्टिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो प्लास्टिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mp इक्वल टू fy इंटू जेड, ये होता है। तो यहां से mp इक्वल टू fy की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 275 इंटू जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, 873800 mm की पावर क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू है। तो अब अगर मैं यहां से निकालूं तो मुझे जो mp प्लास्टिक मूवमेंट की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 240.295 इंटू 10⁻⁻⁶
10⁶ न्यूटन mm², ये मिलेगी। न्यूटन mm² में मिलेगी तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा, किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लूंगा। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलो न्यूटन में। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अगर हम इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ से जो फाइनल हमें एमपी की वैल्यू मिलेगी किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के बाद, वो मिलेगी 240.295 किलो न्यूटन। ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी प्लास्टिक मॉड्यूलस। प्लास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू, प्लास्टिक मूवमेंट की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, प्लास्टिक मूवमेंट। अब हम जानते हैं कि जो शेप फैक्टर होता है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, हमें इस क्रिटिकल आई सेक्शन के लिए शेप फैक्टर फाइंड आउट करना था। तो हम जानते हैं कि शेप फैक्टर गामा, हम इसको किससे लिखते हैं, गामा से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MP/ME, प्लास्टिक मूवमेंट अपॉन इलास्टिक मूवमेंट। अगर प्लास्टिक मूवमेंट अपॉन इलास्टिक मूवमेंट का एक और फॉर्मूला देखें तो हमने लिखा था Z/S, ये लिखा था Z/S लिखा था ना। तो Z की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी और S की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी, या MP की वैल्यू रख सकते हैं हम डायरेक्ट। MP की वैल्यू हमारे पास क्या है, MP की वैल्यू है हमारे पास 240.295 डिवाइड बाय S की वैल्यू, ये हमने निकाली थी ME की वैल्यू 207.2 किलो न्यूटन। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो हमारे पास शेप फैक्टर की वैल्यू आएगी, ये आएगी 1.16 और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये हमें क्या मिल जाएगी, शेप फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी क्रिटिकल आई सेक्शन का, सिमेट्रिकल सेक्शन का, अगर हमें इस तरीके से डेप्थ और उसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज ये सब दे रखी हो और Fy की वैल्यू दे रखी हो, जो Fy है यील्ड स्ट्रेस, इसकी वैल्यू दे रखी हो, तो हम इस तरीके से अगर हम इलास्टिक मूवमेंट निकाल लें और प्लास्टिक मूवमेंट निकाल लें, इन दोनों की कैलकुलेशन कर लें तो हम शेप फैक्टर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सिर्फ शेप फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है। और शेप फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टिक मूवमेंट अपॉन इलास्टिक मूवमेंट, और या हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं Z/S, प्लास्टिक मॉड्यूलस। इसको तो हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, इसको बोला था प्लास्टिक मॉड्यूलस, और इसको जो हमने बोला था S को, ये था हमारा इलास्टिक मॉड्यूलस। इस तरीके से हम प्लास्टिक और इलास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू पुट करके हम शेप फैक्टर की वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसी तरीके से हम शेप फैक्टर और प्लास्टिक मूवमेंट एमपी के लिए और एग्जांपल देखें तो वो किस तरीके से देखेंगे और किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम उसकी भी बात करते हैं। ये तो था हमारा क्या था, ये हमारा आई सेक्शन था, ये हमारा आई सेक्शन था, सिमेट्रिकल आई सेक्शन। अगर हम टी सेक्शन में किसी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो किस तरीके से करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम लिखते हैं डिटरमाइन द शेप फैक्टर एंड प्लास्टिक मूवमेंट। हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन द प्लास्टिक मूवमेंट and shape factor, determine the plastic movement and shape factor of the T section of the T section as shown। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा और नीचे आपको लिख रखा होगा कि जो Fy की वैल्यू आपको कंसीडर करनी है वो करनी है 400 MP। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा।
अब जो क्रिटिकल सेक्शन दे रखा होगा उसकी आपको सारी चीजें दे रखी होंगी, विड्थ, डेप्थ, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, विड्थ ऑफ वेब, ये सारी चीजें दे रखी होंगी। तो अगर हम बात करें टी सेक्शन की, हमें ये किस तरीके से टी सेक्शन दे रखा है, ये एक हमें टी सेक्शन दे रखा है, ठीक है। इस टी सेक्शन में जो फ्लेंज की विड्थ दे रखी है, ये दे रखी है 150 mm, ठीक है। जो थिकनेस दे रखी है फ्लेंज की वो दे रखी है 10 mm, ठीक है। जो टोटल डेप्थ दे रखी है टी सेक्शन की, ये दे रखी है 200 mm, ठीक है। और जो विड्थ ऑफ वेब दे रखी है, ये दे रखी है 7 mm। इस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है और हम जानते हैं अगर ये इतनी है तो अगर फ्लेंज के बॉटम से अगर मैं बात करूं यहां तक की, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 190 mm, ये 190 mm दे रखी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हमें दोनों स्टेजेस में इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इलास्टिक में भी और किसमें, प्लास्टिक में भी। इन दोनों के लिए फाइंड आउट करेंगे तभी तो हमें एमपी और शेप फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, इलास्टिक स्टेज की। इसके अंदर जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो हम इलास्टिक स्टेज की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिक स्टेज। अगर इलास्टिक स्टेज की बात करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस इज एट डेप्थ वाई ई। हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम न्यूट्रल एक्सिस एट डेप्थ वाई ई एंड टेक क्या कर लेंगे, द मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द, टेक द मूवमेंट ऑफ एरिया about the upper surface of the फ्लेंज। मूवमेंट ऑफ एरिया लेंगे कहां पे, टेक अबाउट द अपर सरफेस ऑफ द फ्लेंज। तो अगर इसका हम फॉर्मूला देखें वाई ई का, जो डेप्थ है जो हम बता रहे हैं कि हमने एक न्यूट्रल एक्सिस एज्यूम कर लिया, यहाँ पर हमने ये मान लिया ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस एज्यूम कर लिया। तो इसके जो फ्लेंज के सेंटर से यहां से जो इसकी डेप्थ होगी ये होगी 105 mm, 105 mm होगी। और ये हमने क्या मान ली है, हमने इसकी अपर सरफेस से यहां से लेके और यहां तक ये हमने मान लिया वाई ई, ठीक है। वाई ई डेप्थ पे न्यूट्रल एक्सिस है। तो वाई ई का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a1y1 प्लस a2y2 अपॉन सिग्मा ए, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें वाई ई की, तो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, देखिए a1 एरिया इसका लेना है तो 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1500, प्लस a2 इसका एरिया लेना है कितना है 190 इंटू 7, 190 इंटू 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, सॉरी y1 के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई भी करना है, इंटू y1 कितनी है, y1 हमारी है कितनी 5 कैसे है कि अगर मैं यहां पर एज्यूम करता हूं इस फ्लेंज के लिए तो ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5, प्लस एरिया ऑफ 2, दूसरे वाले का एरिया देखेंगे हम क्या करेंगे 190 इंटू 7, 190 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 1330 इंटू y2। अगर इस एरिया के अकॉर्डिंग अगर y की डेप्थ देखें तो ये हमारी कितनी है 105,
डिवाइड बाय सिग्मा ए की वैल्यू मतलब टोटल एरिया 1500 प्लस 1330, ये कितना हो जाएगा 2830, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां से अगर वाई की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 52 mm। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमने डेप्थ ली है उसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 52 mm। इस 52 mm के लिए हम क्या निकाल लेंगे, अब इसके लिए हम मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके लिए। तो देखो वो किस तरीके से निकालेंगे हम, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालते हैं इस सेक्शन के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, BD क्यूब बाई 12, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 का क्यूब बाई 12 माइनस अपर सरफेस के लिए होगा प्लस 1500 जो इसका एरिया है 52 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल डेप्थ कितनी आई 52 माइनस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, प्लस दूसरे के लिए देखेंगे तो वो क्या होगा 7 इंटू 190 का क्यूब, ये होगा 7 इंटू 190 का क्यूब बाई 12 माइनस प्लस टोटल एरिया कितना है 1330 ब्रैकेट। अब 52 है तो ये 52 लेस है तो 105 जो y की डेप्थ है माइनस 52 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। इस तरीके से जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास I की जो वैल्यू आएगी, I मिनिमम लिख लो चाहे इसको, I मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 110630, इसको सॉल्व करने पे 53 mm की पावर 4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें I और Y की वैल्यू मिल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, S मिनिमम निकाल सकते हैं। S मिनिमम हमारा जो होता है वो होता है क्या, I अपॉन Y, ये होता है I अपॉन Y। तो I की वैल्यू रख देंगे और Y मैक्स की वैल्यू रख देंगे। Y मैक्स की वैल्यू कैसे आएगी, Y मैक्स की वैल्यू रखेंगे Y मैक्सिमम की वैल्यू कैसे रखेंगे हम, टोटल इसकी सेंटर से जो डेप्थ है 200 mm है उसमें से कितना माइनस कर देंगे 52 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 11063053 डिवाइड बाय 200 माइनस 52। तो यहां से जो हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी इलास्टिक मॉड्यूलस की, वो वैल्यू आ जाएगी 74750.36 किलो न्यूटन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी mm क्यूब, ये आ जाएगी mm क्यूब। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाइनल, ये किसकी वैल्यू आएगी, S की, और S को हम ये जो S मिनिमम की वैल्यू हमने निकाली है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। इस तरीके से हम इस किसी भी क्रिटिकल टी सेक्शन के लिए S मिनिमम इलास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमें वैल्यू चाहिएगी वो हम प्लास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर शेप वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।